राम राम बच्चों, वेलकम बैक टू योर चैनल वर्सेटाइल एजुकेटर। और लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कैश फ्लो, वो भी हमने कैश फ्लो में हमने देखा था कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो आज हम पढ़ेंगे कैश फ्लो या फिर यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, अब ये दो क्यों लिख रहा हूँ ये आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा, फ्लो भी और यूज्ड भी। अब ये होता क्या है कैश फ्लो या यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या था कि जैसे हमने वो देखा था कि हमारे पास तीन एक्टिविटी थी। पहली एक्टिविटी हमारी कौन सी थी? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। दूसरी हमारी थी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और तीसरी हमारी थी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब बड़ा गौर से अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट देखोगे तो ये इन तीनों में एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी ही ऐसा है जो इनडायरेक्ट मेथड जाएगा। बाकी इन दोनों में अगर आप देखोगे मोटा मोटी तो ये डायरेक्ट मेथड ही जाते हैं। अब डायरेक्ट मेथड बोले तो जैसे कि कैसा हो गया कि या तो इन्वेस्टिंग से, इन्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है वो तो पहले समझ लेते हैं। इन्वेस्टिंग का मतलब होता है कि कहीं पैसा डालना। ठीक है, अब बिजनेस पैसा दो तरीकों में इन्वेस्ट कर सकता है। अब इन्वेस्ट क्यों करता है बिजनेस पैसा? कि बिजनेस के पास पैसा पड़ा हुआ है, बिजनेस उस पैसों का करेगा क्या? अब उसे भी पता हुआ है, उसे भी पता है कि कोई भी पैसा पड़े पड़े नहीं बढ़ता। ठीक है, या फिर बिजनेस क्या बोलता है कि भाई नहीं यार, अपने पास पैसा पड़ा हुआ है, अपन क्या करते हैं रोज़ सुबह उठ के पानी डालेंगे पैसों में और पैसा बढ़ जाएगा। देखो, तो ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है, ऐसा नहीं होने वाला है। तो जब ऐसी चीज़ नहीं होगी तो उसको पता है क्या करना है, हमें करना है इन्वेस्टमेंट। अब बिजनेस इन्वेस्टमेंट करता है दो चीज़ों में, या तो वो करेगा टेंजिबल चीज़ों में या वो करेगा इनटेंजिबल चीज़ों में। ठीक है, अब इसको अपन ले सकते हैं कि या तो वो टेंजिबल एसेट्स खरीदता है या फिर वो इनटेंजिबल एसेट्स खरीदता है। टेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिन्हें वो छू सकता है, देख सकता है, फील कर सकता है, वो सारी चीज़ें, है ना। या फिर जो हमारे लिए लॉन्ग टर्म चलते हैं। तो बेसिकली बात तो वही हो गई जो लॉन्ग टर्म चल रहे हैं, जिन्हें छू सकते, देख सकते, फील कर सकते, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इनटेंजिबल वो होते हैं जिन्हें छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, पर हाँ फील कहीं ना कहीं तो हो ही जाता है कि यार कुछ ना कुछ तो है। और वो भी ऑब्वियसली बात है लॉन्ग टर्म के लिए ही कंपनी देखेगी कि सारी चीज़ें करना। अब इससे जैसे कंपनी क्या खरीदती है, मशीनरी खरीदती है, कंपनी प्लांट खरीदती है, कंपनी कोई बिल्डिंग खरीदती है, इतनी चीज़ें। अब यहाँ पे कंपनी पेटेंट खरीदती है किसी दूसरी कंपनी के। पेटेंट्स बोले तो कोई डिज़ाइंस वगैरह, कोई डिज़ाइंस वगैरह खरीद लिए कि भाई हम ये डिज़ाइंस पे काम करेंगे, तो उसको बोलते हैं। कंपनी ने गुडविल खरीद लिया, ये सारी चीज़ें होती है, परचेज़ कर लिया गुडविल। तो इतनी चीज़ें इनटेंजिबल में होती है। अब कंपनी क्या करता है, ये दो ही मेन चीज़ें जहाँ पे कंपनी इन्वेस्ट करती है। अब देखो, जब मैंने मशीन खरीदा, प्लांट खरीदा और बिल्डिंग खरीदा, तो यहाँ पे मेरा कैश हो रहा है यूज्ड। कैश यूज्ड होना मतलब कैश हो रहा है यहाँ पे आउटफ्लो। कैश क्या हो रहा है यहाँ पे? आउटफ्लो। कोई भी चीज़ खरीदूंगा तो पैसा बाहर जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी जब मैं ये चीज़ें खरीदता हूँ तो मेरा पैसा बाहर ही जा रहा है। इन शॉर्ट, इन्वेस्टमेंट के टाइम पे मोटा पैसा, ज़्यादातर पैसा बाहर जाएगा, पर इसके अलावा पैसा आता भी तो है इन्वेस्टमेंट पे, है ना। इन्वेस्टमेंट पे कैसे आएगा? जैसे मैंने मशीनरी बेच दी, क्या मैं मशीनरी बेच सकता हूँ? यस, मैंने मशीनरी बेच दी, सेल कर दी, तो पैसा आया। पर ये बहुत रेयर केस ये होता है, पर इतना हर रोज़ नहीं होता ना ये वाली एक्टिविटी। ये होती है, मशीनरी बेच दी, प्लांट बेच दिया और कोई चीज़ बेच दी, मैंने अपना पेटेंट बेच दिया, तो इन सारी चीज़ों से मेरे को पैसे आते हैं, नो डाउट। ठीक है, पर इनसे ज़्यादा कंपैरिजन में ये चीज़ें ज़्यादा होती है कि कंपनी खरीदती ज़्यादा है। अब इसके अलावा कंपनी और क्या करती है? कंपनी सिक्योरिटीज़ परचेज़ करती है। सिक्योरिटीज़ बोले तो किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, किसी कंपनी के डिबेंचर्स खरीद लिए, किसी को लोन दे दिया, है ना, एडवांस दे दिया। इन सारी चीज़ों में भी क्या हो रहा है, जब ये देखो शेयर खरीदना, डिबेंचर खरीदना, ये एक तरीके का इन्वेस्टमेंट है, ये भी एक तरीके का इन्वेस्टमेंट है। सिक्योरिटीज़ खरीदना, लोन देना, ये भी एक तरीके का इन्वेस्टमेंट है। हाँ, इस पे जो भी रिटर्न्स मिलते हैं वो कंपनी के इनफ्लो हो जाएंगे, नो डाउट। वो कंपनी का क्या हो जाएगा? इनफ्लो हो जाएगा, कैश इनफ्लो हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? कंपनी का कैश इनफ्लो, मतलब इनसे पैसे आएंगे। पर आप बहुत बार देखोगे ना, तो लाख रुपए की मशीनरी खरीदता हूँ या मैंने लाख रुपए के शेयर खरीदे, पर डिविडेंड कितना मिल जाएगा? ठीक है, 1 लाख का शेयर्स परचेज कर दिया तो मेरा हो गया आउटफ्लो, कितने का? 1 लाख का। पर इस पे जब डिविडेंड रिटर्न्स मिलते हैं, डिविडेंड मिलेगा तो वो कितना मिलेगा? वो मिलेगा 10,000। तो कंपैरिजन में मेरा आउटफ्लो इज ग्रेटर
देन इनफ्लो, मतलब बाहर पैसा ज़्यादा गया कंपेरेटिव इनफ्लो। ठीक है, मैंने वैसे बिल्डिंग खरीद ली, मैंने उसको रेंट पे दे दिया। अब बिल्डिंग खरीदी 20 लाख रुपया बाहर गया, रेंट आया तुच्छ सा रेंट आया। क्या है? तुच्छ सा रेंट आया। तो अब जब इतना तुच्छ सा रेंट आता है मेरे पास, तो वो इनफ्लो मेरा कम हो गया ना। इनफ्लो मेरा क्या हो गया? कम हो गया। हाँ, नो डाउट मेरे को वो रेंट बहुत अच्छा लगेगा, पर है तो छोटा सही ना यार, है तो क्या छोटा सही। तो आउटफ्लो इज़ ग्रेटर देन इनफ्लो। जब कोई सिनेरियो में आउटफ्लो ज़्यादा होता है इनफ्लो से, तब वहाँ मेरे को जो लास्ट में जो चीज़ मिलती है वो मेरे को मिलेगा कैश यूज्ड, मतलब मेरा कैश ज़्यादा लगा है। पर अगर किसी सिनेरियो में मेरा इनफ्लो मान लो ज़्यादा हो जाता है आउटफ्लो से, पॉसिबल है, हो सकता है मेरा इनफ्लो ज़्यादा हो जाता है, तब मैं लिखता हूँ कैश फ्लो। तब मैं क्या लिखता हूँ? कैश फ्लो। तो ये आपको याद रखना है कि या तो कैश फ्लो लिखेंगे अपन लास्ट में, कैश फ्लो क्या लिखेंगे? कैश फ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। जैसे लास्ट में जब अपन लिखते हैं ना कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, या कैश यूज्ड फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ऐसा लिखेंगे। जब आउटफ्लो ज़्यादा होगा तो कैश यूज्ड, जब इनफ्लो ज़्यादा होगा तो कैश फ्लो। बहुत सिनेरियो में आपका है ना आउटफ्लो ही ज़्यादा होगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का, क्योंकि क्वाइट पॉसिबल है। देखो सामने सामने दिख रहा है, मशीनरी खरीदना ज़्यादा पैसा लगेगा, शेयर खरीदना ज़्यादा पैसा लगेगा, ठीक है। तो पर उसके अगेंस्ट में इनफ्लो इज़न बहुत कम, इनफ्लो इज़न बहुत कम। तो ये चीज़ें होती है मेरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर। अब आपको याद क्या रखना है कि इन्वेस्टिंग में होगा क्या क्या। तो इन्वेस्टिंग में इतनी चीज़ें होती है। एक तो मैंने कोई टेंजिबल एसेट बेचा तो पैसा आया, ठीक है। तो देखो कैश फ्लो में आती है ये सारी चीज़ें, कैश फ्लो, कैश यूज्ड। तो कैश फ्लो में क्या क्या आएंगे कि मैंने सेल किया कोई टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट, मैंने कोई इन्वेस्टमेंट बेचा अदर देन मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, मैंने लोन्स एंड एडवांसेस दे दिए शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, जिसका मेरे को पेमेंट मिल गया, इनकम हुई मेरे को इन्वेस्टमेंट पे, मेरे को रेंट रिसीव्ड हुआ, कोई प्रॉपर्टी मैंने इन्वेस्टमेंट पे ली थी, मेरे को डिविडेंड रिसीव्ड हुआ शेयर्स में, मेरे को इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ डिबेंचर पे। तो ये जब मैं बेचता हूँ तो पैसा इनफ्लो देता है मेरे को। ये आउटफ्लो में क्या होगा कि मैंने टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट खरीदा तो पैसा बाहर गया, मैंने इन्वेस्टमेंट खरीदा तो पैसा बाहर गया, मैंने लोन्स एंड एडवांसेस दिया तो पैसा बाहर गया। तो देखो कैश यूज्ड आता है यहाँ पे, क्या आता है? कैश यूज्ड। जब ए बड़ा है बी से तो अपन कैश फ्लो लिखेंगे, जब बी बड़ा है ए से तो अपन लिखेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, या अपन लिखेंगे यूज्ड, कैश यूज्ड लिखेंगे। देखो तो ये मेरा कैश फ्लो, ये मेरा कैश यूज्ड। अब हर कंपनी ऐसे नहीं चलती, ठीक है। हर कंपनी क्या करती है, बहुत सारे क्वेश्चनों में आपको चलो सीधा सीधा दे दिया होगा, सीधा सीधा बोले तो कैसे दे दिया होगा, जैसे कि कुछ चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाती है। क्वेश्चन देख लेते हैं, सीधा सीधा बोले तो ये देखो ऐसा सीधा सीधा दिया हुआ रहेगा, है ना। अब बहुत इजी होता है, सीबीएसई वाले भी बड़े अच्छे होते हैं जो बहुत सारी चीज़ें सीधी सीधी दे देते हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के लिए ज़्यादा मगजमारी नहीं करते। तो फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स डिटरमाइन कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टमेंट परचेज किया 1,80,000 का, सेल किया 1 लाख। अब देखो इसमें क्या हुआ, जब इन्वेस्टमेंट परचेज किया था तो यहाँ पे मेरा कैश था आउटफ्लो, पर सेल किया तो यहाँ पे मेरा कैश हो गया इनफ्लो। देखो आउटफ्लो मेरा ज़्यादा है, इनफ्लो मेरा कम है। गुडविल परचेज किया 2 लाख का, जब परचेज किया तो कैश हो गया आउटफ्लो, पर यहाँ पे इनफ्लो कुछ भी नहीं है, ठीक है, इनफ्लो कुछ भी नहीं है। मशीनरी परचेज की तो 440, मतलब पैसा कितना आउट हुआ, कैश कितना आउट हुआ 440। जब बेचा तो मेरे पास पैसा इन कितना हुआ, 150 का पैसा इन हो गया, 150 का पैसा क्या हुआ, इन। तो ये हो गया मेरा कैश इनफ्लो। पेटेंट्स में परचेस खरीदा कुछ नहीं था, मतलब आउटफ्लो कुछ नहीं था, पर बेचा था पेटेंट्स, मैंने अपनी डिज़ाइंस वगैरह बेची थी, तो मेरे को इनफ्लो हो गया 1 लाख रुपीज़ का। अब इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिबेंचर हेल्ड एज एन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट मिला है, रिसीव्ड हुआ है 16,000 का, इन्वेस्टमेंट के तौर पे मैंने कोई डिबेंचर रखे थे, मैंने डिबेंचर खरीदे थे। अब डिबेंचर खरीदे वो नहीं बताया अपन को बोला कि अपन को इंटरेस्ट मिला है, तो ये हो गया मेरे लिए कैश इनफ्लो। डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर्स, शेयर्स पे डिविडेंड रिसीव्ड हुआ है, तो ये भी हो गया मेरे लिए कैश इनफ्लो एज एन इन्वेस्टमेंट। देखो यहाँ पे क्लियरली बोला हुआ है। A plot of land was purchased out of surplus fund for investment purpose and was let out for commercial use. Rent received was 80,000. अब मेरे को कोई सरप्लस हुआ था, मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा था, तो मैंने एक प्लॉट खरीद लिया। अब वो मेरे को यहाँ पे नहीं बोला हुआ है कि मैंने प्लॉट खरीदा, तो वो आउटफ्लो में नहीं दिखेगा, फिलहाल यहाँ पे नहीं दिखा क्योंकि मेरे पास वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। पर हाँ मेरे को ये चीज़ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है कि उससे मेरे को रेंट रिसीव्ड हुआ है 80,000 का, तो ये भी कैश इनफ्लो हो गया। तो ये मेरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है। ये क्या होती है? मेरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, जिसमें आपको सारी चीज़ इजीली, मतलब बहुत आसानी से चीज़ें दे दी होती है ना। तो अपन क्या करते हैं, अपन इन चीज़ों को वैसे ही लिखते हैं। मैं इनफ्लो को एक साइड लिख देता हूँ, आउटफ्लो को एक साइड लिख देता हूँ, ताकि आपके लिए ईजी हो जाएगा। अब जैसे मैंने यहाँ पे आउटफ्लो इनफ्लो लिख दिया था,
तो वही अपन, अगर मैं वही फॉर्मेट के हिसाब से बनाऊँ तो देखो ये कैसे बनेगा, ठीक है। तो ये मेरा क्वेश्चन है। अब देखो ये कैश फ्लो का फॉर्मेट बड़ा सिंपल सॉर्टेड सा फॉर्मेट है, इसका कोई ऐसा कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है कि आपको वैसे ही बनाना है, पर हाँ बहुत तरीक़ों में वो फॉर्मेट वैसे ही बनता है, पर्टिकुलर्स और अमाउंट, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं। एक पर्टिकुलर का कॉलम, एक अमाउंट का कॉलम, यहाँ पे एक लाइन मार दो, आपका ये अमाउंट का कॉलम बन गया, पर्टिकुलर का कॉलम बन गया। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कैश फ्लो, ठीक है, और ए हो गया ये मेरे लिए, और यहाँ पे अगर मैं बी में लिखूँ मेरा कैश यूज्ड, ठीक है, तो कितना मेरा कैश यूज्ड और कितना मेरा कैश फ्लो है। जैसे यही फॉर्मेट था, यही फॉर्मेट है, देखो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश यूज्ड फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और कैश यूज्ड फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आपको चाहिए तो आप पूरा लिख सकते हो, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और कैश यूज्ड फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब जो भी जैसे भी बड़ा हुआ उसके हिसाब से या तो कैश फ्लो होगा या कैश यूज्ड होगा। कैश फ्लो का मतलब है कि कैश इनफ्लो, कैश यूज्ड का मतलब है कि कैश आउटफ्लो, यूज्ड हुआ ना कैश, ठीक है। अब देखो सबसे पहले अपन क्या लिखते हैं, इनफ्लो इनफ्लो लिख देते हैं। अब मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें इनफ्लो इनफ्लो लिख दी है, तो इनफ्लो इनफ्लो जब मैंने आइडेंटिफाई कर दिया तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। फिर मेरे लिए क्या है, गुडविल का सेल नहीं था, कितने था सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट था मेरा 1 लाख रुपीज़ का, तो मैंने इधर 1 लाख रुपीज़ लिख दिया। फिर यहाँ पे मेरे पास क्या है, गुडविल के लिए कोई इन्फ्लो नहीं था, मशीनरी के लिए इन्फ्लो है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा सेल ऑफ मशीनरी। कितना सेल ऑफ मशीनरी, 1,50,000 रुपीज़ मेरे को मशीनरी से भी आया। फिर मैंने पेटेंट भी बेचा था, तो मेरा आएगा सेल ऑफ पेटेंट, सेल्स ऑफ पेटेंट या सेल ऑफ पेटेंट, पेटेंट्स कितने का, 1 लाख रुपीज़ का पेटेंट बेचा, तो ये मेरा पेटेंट भी आ गया, ठीक है। तीनों बेचा, वो मेरा इनफ्लो हो गया। अब यहाँ पे कुछ इनफ्लो, यस, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिबेंचर्स, यहाँ पे लिख दो इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिबेंचर कितना 16,000, ये भी इनफ्लो है, इनफ्लो हो गया। फिर मेरे पास क्या है, डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर्स, डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर्स, या आप लिख सकते हो खाली डिविडेंड रिसीव्ड 20,000। फिर क्या है मेरे पास, रेंट रिसीव्ड ऑन प्लॉट, रेंट रिसीव्ड लिख सकते हो खाली, कितने रेंट रिसीव्ड हुआ 80,000, ये मेरा इनफ्लो है, ये मेरा क्या है, इनफ्लो। अब आउटफ्लो की बात करते हैं। आउटफ्लो में मेरे पास क्या क्या था, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इन्वेस्टमेंट परचेज किया था, तो यहाँ पे आ जाएगा परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, कितने का इन्वेस्टमेंट परचेज किया, 1,80,000, तो ये 1,80,000। अब यूज्ड है तो मैं ब्रैकेट कर दूंगा, अकाउंट्स में ब्रैकेट का मतलब होता है कि वो माइनस होगा, आउटफ्लो हुआ है मेरे पास से, पैसा बाहर गया है, ठीक है। फिर मैंने क्या खरीदा था, परचेज ऑफ गुडविल, परचेज ऑफ गुडविल, गुडविल खरीदा था, गुडविल खरीदा था मैंने, गुडविल हम खरीद सकते हैं, खरीदा मैंने 2 लाख रुपए का, तो गुडविल खरीदा। फिर मशीनरी भी खरीदी, तो परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ मशीनरी कितने की मशीनरी परचेज की, 4,40,000 की। अब देखो ये मेरा इतना है, इतनी चीज़ें हैं। अब मैं जब प्लस माइनस करता हूँ तो मेरे को कुछ तो एक अमाउंट आएगा, तो मेरे पास प्लस का अमाउंट कितना है, 150, 250, 350, 350 के बाद ये कितना आ गया, 370, 378, 384, 394 लगभग ये आ गया मेरा, ठीक है। 394 प्लस का वैल्यू है, 394 प्लस का वैल्यू मतलब कैश इनफ्लो है। अब आउटफ्लो देखते हैं कितना है, 4 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 7 लाख, 740, 820, तो 820 के आसपास का मेरा आउटफ्लो है, माइनस फिगर है, 820 के आसपास का मेरा क्या है, आउटफ्लो है। मतलब यार बहुत ही 820 होता है, कितना होता है 80 और 40, 120, 120, 1 4 2 6 7, 4 2 6 7 8 और 820, तो यहाँ पे कितना है, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 350, 360, 380, 388, 394 बराबर है। चलो तो इतना मेरे पास पैसा आया और हुआ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतना पैसा आया और गया। अब देखो इनफ्लो कम है, आउटफ्लो ज़्यादा है, इनफ्लो कम है और आउटफ्लो ज़्यादा है, तो ऊपर वैल्यू लिखेंगे बड़ी वाली, नीचे लिखेंगे छोटी वाली। जब मैं इसको माइनस करता हूँ तो कितना आता है, 0 0 0 0। अब इधर कितना आया, दिस इज़ माई 0 0 0 एंड दिस इज़ 10 1 1 कैरी
यहाँ पे आ गया 7, तो ये मेरे को लगभग वैल्यू देगा 4,76,000 के आसपास की वैल्यू देगा। ये कितनी वैल्यू देगा? 4,76,000। पर 4,76,000 की ये जो वैल्यू दे रहा है वो मेरे को दे रहा है नेगेटिव वैल्यू, क्योंकि मेरा आउटफ्लो ज़्यादा है कंपेरेटिव इनफ्लो। अब जब भी मेरा अगर आउटफ्लो ज़्यादा होता है कंपेरेटिव इनफ्लो, तो मैं क्या लिखता हूँ वहाँ पे? कैश यूज्ड फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा? कैश यूज्ड फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो देखो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, ये इसमें यहाँ पे मेरे को सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी। तो ऐसे क्वेश्चन में देखो अकाउंट्स का बहुत बेस्ट चीज़ क्या है कि आपको इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी। आपको इन्फॉर्मेशन क्या होगी? अवेलेबल होगी। इन्फॉर्मेशन आपको बहुत बढ़िया तरीके से अवेलेबल होगी। इन्फॉर्मेशन का आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगा। अब अकाउंट्स का बेस्ट चीज़ क्या है? अकाउंट्स का बेस्ट चीज़ ये है कि आपको इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी। अब ये वाला क्वेश्चन तो चलो इजी था, ये हो गया डायरेक्ट क्वेश्चन दिया हुआ था। सेकंड क्वेश्चन कैसे दे सकते हैं वो इन्वेस्टिंग के लिए, वो देख लेते हैं। सेकंड इन्वेस्टिंग के लिए वो क्वेश्चन ऐसे दे सकते हैं। तो ये क्वेश्चन होता है मेरा बेसिकली। अब मेरे को यहाँ पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है मैं वो देख लेता हूँ, उसके हिसाब से अपन को क्या क्या बनाना पड़ेगा वो भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। मशीनरी एट कॉस्ट, ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस दोनों दिया हुआ है। जैसे हमने देखा कैश फ्लो में हमारे पास दो बैलेंसेस होते हैं, ठीक है, एक ओपनिंग बैलेंस एक क्लोजिंग बैलेंस। तो मशीनरी का कॉस्ट कितना था? ओपनिंग था 4 लाख और क्लोजिंग है 420, मतलब 420 की मशीन अभी भी मेरे पास है। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होता है 110 और 1 लाख। पेटेंट्स है मेरे 160 और 280। अब अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या होता है कि कभी भी कोई जब बिजनेस क्या बोलते हैं एसेट खरीदता है, तो देखो ऑब्वियस सी बात है कि चीज़ यूज़ होगी तो घटेगी, कोई भी चीज़ अगर यूज़ होगी तो उसकी वैल्यू कम होगी। अब जब उसकी वैल्यू कम होती है तो उसको अपन अकाउंटिंग में बोलते हैं डेप्रिसिएशन। उसको अपन अकाउंटिंग में क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। मतलब डेप्रिसिएशन मेरे एसेट्स की वैल्यू को क्या कर रहा है? कम कर रहा है। डेप्रिसिएशन वो टर्म है जो एसेट्स की वैल्यू जब कम होती है तो उसको अपन बोलते हैं डेप्रिसिएशन इन अकाउंटिंग में। अब क्या हुआ कि बिजनेस क्या करते हैं, जब वो एसेट्स बताते हैं अपने बैलेंस शीट्स के अंदर, तो वो एसेट को अपने कॉस्ट वैल्यू पे ही बताते हैं। कॉस्ट वैल्यू बोले तो जिस पे उन्होंने खरीदा। अब इससे क्या होता है, 1 साल बाद बेसिकली आज कोई एसेट मैंने अगर 1 लाख रुपए में खरीदा तो साल भर बाद 1 लाख रुपए का नहीं रहना ना, ये हमें पता है, उसकी वैल्यू कम होगी। पर नहीं, बिजनेस क्या करता है? उसको 1 लाख ही दिखाता है। कब तक? जब तक बिजनेस उसको बेचता नहीं है तब तक वो 1 लाख ही दिखाता है। तो ये तो गलत हो गया, ये तो ओवर वैल्यूड ऑफ एसेट हो गए। क्या हो गए? ओवर वैल्यूड ऑफ एसेट हो गए ना। तो ये ओवर वैल्यूएशन का इफेक्ट कैंसिल करने के लिए बिजनेस क्या बना के रखता है? क्रिएट करता है अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में क्या होता है कि वो जितने भी साल एसेट चला रहा है उतने साल का एक डेप्रिसिएशन अकाउंट बना लेता है, उसमें वो डेप्रिसिएशन जमा करके रखते रहता है सारा। तो वो मेरे लिए हो जाती है लाइबिलिटी, क्योंकि वो पैसा मैं कहीं यूज़ ही नहीं कर सकता। तो वो लाइबिलिटी साइड एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बना देता है। देखो, तो लाइबिलिटी हो गई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो वो होता है मेरा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। वो क्या होता है मेरा? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। बिजनेस ऐसे ही अपने एसेट्स को कवर करने के लिए, अपने एसेट्स की वैल्यू को वापस उसका सेकंड इफेक्ट देने के लिए एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बना के रखता है। अब जब वो एसेट बेचेगा तो उतना वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन उसमें से माइनस कर देता है कि भाई इसके अंदर इस पर्टिकुलर मशीन का, ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर इस पर्टिकुलर मशीन 1 का इतना डेप्रिसिएशन जमा है, वो माइनस कर देगा। वो क्या कर देगा? माइनस कर देगा। तो ये होता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब मेरे को और इन्होंने क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल करवाई है कि ड्यूरिंग द ईयर मशीनरी कॉस्टिंग 40,000 विच इट्स एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ 24,000। अब 40,000 की कोई मशीनरी थी, मतलब 4 लाख के ओपनिंग बैलेंस के अंदर 40,000 की मशीनरी तो गई। मतलब अब मेरे पास जो भी मशीनरी है वो 360 की होनी चाहिए, जिसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 24,000 था। मतलब जब तक वो मशीनरी चली उसका डेप्रिसिएशन, उसकी वैल्यू 24,000 से कम हो चुकी थी। तो 40,000 की मशीन अगर 24,000 वैल्यू कम होती है तो वो 16,000 की मशीन बची, वो मैंने बेची 20,000 पे। अब या तो मेरे को फ़ायदा होगा या मेरे को लॉस होगा। पेटेंट राइट ऑफ किए 40,000 के और कुछ पेटेंट्स मैंने बेच दिए 20,000 के प्रॉफिट पे, 20,000 के प्रॉफिट पे। अब देखो इन्वेस्टिंग का क्वेश्चन इतना सही रहेगा, सॉल्यूशन इतना बड़ा होता है क्योंकि मेरे को वर्किंग नोट बनाना पड़ता है। अब वर्किंग नोट क्यों बनाना पड़ता है? क्योंकि मेरे को यहाँ पे एग्जैक्ट मशीनरी की वैल्यू निकालनी पड़ती है। क्या निकालनी पड़ती है? मशीनरी की वैल्यू। तो जब अपन वो चीज़ें करते हैं तो वो अपन ऐसे करते हैं। तो देखो इन्वेस्टिंग के लिए अपन क्या करते हैं, हाँ, इन्वेस्टिंग के लिए अपन
यही अकाउंट बना लेते हैं कि यहाँ पे मेरा वो सम हो जाएगा, यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा इन्वेस्टिंग का सम, जिसमें मैं अपन यहाँ पे लिख देते हैं पर्टिकुलर, और यहाँ पे आ जाएगा अमाउंट। अब देखो ये सम होगा, बहुत छोटा सा ही होगा, 3-4 लाइन का ही सम होगा, पर उसके लिए मेरे को वर्किंग नोट इतना बड़ा बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, वर्किंग नोट। तो देखो यहाँ पे मेरे पास 3 चीज़ है, मशीनरी है, एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन है और पेटेंट है। मैंने तीनों अकाउंट बना दिए। ये बन गया मेरा मशीनरी अकाउंट, ये बन गया मेरा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, और ये बन गया मेरा पेटेंट अकाउंट। तो क्या खरीदा बेचा वो अपने को पता चल जाएगा। सारे में लेफ्ट साइड डेबिट, राइट साइड क्रेडिट, लेफ्ट साइड डेबिट, राइट साइड क्रेडिट, लेफ्ट साइड डेबिट, राइट साइड क्रेडिट। ठीक है, लेफ्ट साइड डेबिट और राइट साइड क्रेडिट, इतनी चीज़ें याद रखनी है आपको। ये चीज़ें याद हो गई तो आपका सारा काम हो जाता है। अब क्या होगा, जो जो चीज़ें अवेलेबल है वो कर लेते हैं। मेरे पास मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस है। अब मशीनरी मेरे लिए एसेट होती है तो डेबिट से शुरू होगी। तो इधर क्या होगा, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। कितने की मशीन थी ओपनिंग में, 4 लाख रुपीज़ की, वो मैं 4 लाख रुपीज़ यहाँ डाल देता हूँ। और क्लोजिंग भी अवेलेबल, तो यहाँ पे मैं थोड़ा नीचे बाय बैलेंस कैरिड डाउन, वो भी मैं यहाँ लिख देता हूँ। कितने की मशीन थी, 4,20,000 की मशीन यहाँ पे थी। ठीक है, कि 420 की मशीन आगे जाएगी। तो देखो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस डाल दिया। सेम एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन। अब एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन हम क्रिएट करते हैं तो वो मेरे लिए लाइबिलिटी होता है, तो वो मैं क्रेडिट से शुरू करूँगा। तो यहाँ आ जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। कितने का था मेरा ओपनिंग बैलेंस, इज़ 1 लाख रुपीज़, एंड क्लोजिंग के लिए वो वापस इस साइड आ जाएगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन। कितने का कैरिड डाउन आएगा, 1,10,000 रुपीज़ का। डन, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस डाल दिया। सेम पेटेंट मेरे लिए एसेट है तो वो डेबिट से शुरू होगा, तो टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। कितने के पेटेंट थे, 280 के ओपनिंग में थे, 280 का ओपनिंग था और 160 का क्लोजिंग था। तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन, कितना, 160। देखो सारी चीज़ें डाल दी मैंने, जो चीज़ें इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी वो मैंने डाल दी। अब क्या और भी चीज़ मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, क्या अवेलेबल है, ड्यूरिंग द ईयर अब मशीन कॉस्टिंग ₹40,000 विथ इट्स एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ 20,000 वाज सोल्ड फॉर 20,000। अब मेरे को ये नहीं पता कि मैंने क्या खरीदा और क्या बेचा, क्योंकि मेरे पास ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस है देखो, पर कितना खरीदा क्या बेचा वो मेरे को नहीं पता अब तक। तो जब वो मेरे को नहीं पता तो मैं क्या करूँगा, क्योंकि मैंने अब मशीन 4 लाख की थी, फिर कुछ कम हुई, फिर मेरे पास वो क्लोजिंग बैलेंस 420 का दिखा रहा है, मतलब मैंने मशीन यहाँ पे कुछ ना कुछ तो और हुई भी होगी। देखो जैसे कि कैसे होता है, 4 लाख की मशीन थी, ठीक है, 4 लाख की मशीन थी, पर ये बोल रहे कि आपने 40,000 की मशीन तो बेच दी, कॉस्टिंग 40,000 था उसका। तो 40,000 का कॉस्टिंग अगर मैं बेचता हूँ तो मेरे पास मशीन लगभग अभी होनी चाहिए 360 की। कितनी होनी चाहिए, 360। पर यहाँ पे मेरा क्लोजिंग बैलेंस कितना दिख रहा है, 420। मतलब या कुछ ना कुछ तो लफड़ा है, या कुछ ना कुछ तो क्या है, लफड़ा है। तो मैंने यहाँ पे मशीन खरीदी भी होगी। देखो यहाँ का डिफरेंस दिख रहा है ना, मेरा मशीन देखना चाहिए 360 पर, यहाँ पे दिख रहा है 420, तो यहाँ पे डिफरेंस दिख रहा है। तो चलो पहले तो ये चीज़ें करते हैं। ये समझ गए कि ये मेरी मशीन थी, ये मैंने बेची, सेल की, पर ये सेल जो था ये कॉस्ट वैल्यू था ना, ये क्या था, कॉस्ट वैल्यू। अब इसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो होना चाहिए था, जो मैंने डेप्रिसिएशन जमा करके रखा था, वो होता है 24,000। मतलब मशीन की वैल्यू, एक्चुअल मार्केट वैल्यू जो मशीन की है वो है 16,000। वो अभी कितनी है, 16,000। तो देखो डेप्रिसिएशन तो लगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तो लगा, क्या लगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब ये एंट्री कैसे होती है, जब मैंने मशीन खरीदी होगी तो मेरा एंट्री ये हो रहेगा, ठीक है। 40,000 की मशीन जब मैंने खरीदी होगी तो मेरी एंट्री ये थी, कैश बैंक, सॉरी ये तो गलत हो गया, पैसा आएगा नहीं, पैसा जाएगा ना, पैसा जाएगा तो मशीनरी आएगी, मशीनरी आएगी, 40,000 की डेबिट हो गई, और पैसा गया कैश बैंक टू क्रेडिट हो गया। ये मेरी पहली एंट्री। पर जैसे साल ख़त्म हुआ तो मैंने क्या किया, मैंने मशीनरी को डेप्रिसिएशन लगा, डेप्रिसिएशन तो लगा। देखो डेप्रिसिएशन से मेरा मशीनरी का वैल्यू कम तो होगा, डेप्रिसिएशन से मेरा मशीनरी का वैल्यू क्या होगा, कम होगा। यहाँ पे मेरी वैल्यू 24,000 की, पर मैंने वो डेप्रिसिएशन चार्ज करने की जगह पे मैंने उसको क्रिएट कर दिया एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो ये मेरी पहली एंट्री, ये मेरी दूसरी एंट्री हो गई, दोनों एंट्री हो गई। अब क्या हो रहा है, देखो अब मशीनरी ना, या मशीनरी यहाँ से ना वापस गई ना, डेप्रिसिएशन का इफेक्ट आया। अब मेरे को मेरा मशीनरी जा रहा है, अब मशीनरी जाएगा तो ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो मैंने डेप्रिसिएशन से क्रिएट किया था वो डेबिट हो जाएगा, क्योंकि अब वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि मशीन वो बचेगी नहीं, और मशीन जा रही है। मशीन क्या हो रही है, जा रही है 24,000 की। तो देखो
ये मेरी थर्ड एंट्री जो बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है। मशीनरी बाहर जाएगी 24,000 की, तो अक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन पूरा 24,000 खत्म हो जाएगा। अब जनरली मशीन बाहर कितने की जा रही है, मशीन बाहर जा रही है 40,000 की, तो वो एक एंट्री मैं आपको नीचे बता दूंगा, पहले ये समझते हैं। तो यहाँ पे 24,000 की मशीनरी भी बाहर गई, तो मशीनरी बाहर गई 24,000 की, क्योंकि उतना वैल्यू तो उसका खत्म हो ही गया ना। तो देखो मशीनरी के क्रेडिट में जाएगा बाय अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितने का, 24,000 का, क्योंकि यहाँ पे मशीनरी बी की, और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी उतना उतना अकाउंट खत्म हो जाएगा। तो इधर क्या आ जाएगा, टू मशीनरी कितना, 24,000 का। तो देखो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी उतना खत्म हो गया और मशीनरी से उतने की मशीनरी भी खत्म हो गया। अब जब मैं यहाँ पे ये सिनेरियो देखता हूँ तो देखो कैसे होगा, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लगा, मशीनरी कितने की बाहर गई, मशीनरी बाहर गई 40,000 की, जिसमें से अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 24,000 था, ठीक है, और मशीनरी का जो पैसा आया वो था मेरा 20,000। मशीनरी का पैसा कितना आया, 20,000 पैसा आया। देखो मशीनरी बेची और 20,000 पैसा आ गया। तो जैसे ही 20,000 पैसा आया, अब डेबिट ज़्यादा हो गया 44, तो यहाँ पे मेरे को हो गया प्रॉफिट एंड लॉस 4,000 का, ठीक है। ये मेरी फाइनल एंट्री बनती है, ये मेरी क्या बनती है, फाइनल एंट्री बनती है। ये एंट्री समझ गए, ये एंट्री समझ गए, अपन ने एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन डाल ही दिया है, पैसा आया देखो 20,000, मशीनरी के क्रेडिट में यहाँ पे क्या बता दूंगा, बाय सेल ऑफ मशीनरी, कितने का मशीन बेचा, 20,000। देखो पैसा आया तो मेरा पहला एंट्री तो आ गया, सेल ऑफ मशीनरी, अकाउंट 20,000 रुपीज़, पैसा आ गया पैसा, यस। अब यहाँ पे 20,000 आया, अब और कुछ होगा क्या, इधर तो और कुछ भी नहीं होगा, तो ठीक है। अब मशीनरी बची 360 मैंने पूरे साल यूज़ की होगी, क्योंकि मेरे को यहाँ पे डेट नहीं दिया हुआ है, मेरे को यहाँ पे ड्यूरिंग द ईयर बोला हुआ है, तो मैं मान के चलूँगा कि मैंने बेची थी मशीन, उसके बाद मेरे पास 360 की मशीन कुछ टाइम तक चली थी वापस, तो अब उसका डेप्रिसिएशन लगा ही होगा, बाय डिफ़ॉल्ट लगा ही होगा उसका डेप्रिसिएशन, मेरे को पता भी नहीं, लगा ही होगा। और कुछ इसका जो डिफरेंस है वो खरीदी, उसको वो भी चलाई, तो वो भी डेप्रिसिएशन लगा ही होगा। तो यहाँ पे मशीनरी का काम तो फिलहाल मोटा मोटी तो मेरा मशीनरी का काम खत्म हो गया, मशीनरी का काम क्या हो गया, खत्म हो गया, मशीनरी का काम क्या हुआ, खत्म। अब जब यहाँ पे सेल की तो मेरे को क्या हुआ, 4,000 का प्रॉफिट हुआ, 4,000 का क्या हुआ, प्रॉफिट। अगर मेरे को प्रॉफिट होता है तो देखो मेरा प्रॉफिट का एंट्री अगर क्रेडिट है तो वो हो किसके वजह से रहा है, वो मशीनरी की वजह से ही रहा है। मेरे को प्रॉफिट किसकी वजह से रही है, मशीनरी वजह से कि प्रॉफिट हो रही है, तो प्रॉफिट हुई 4,000 की। मशीनरी के डेबिट में यहाँ पे मैं बता दूंगा गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी, 4,000 का प्रॉफिट हो गया, 4,000 का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, ठीक है। 4,000 की मेरे को क्या होती है, प्रॉफिट होती है, क्योंकि मशीनरी के वजह से मेरे को प्रॉफिट हुआ, मशीनरी की वजह से मेरे को क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो देखो प्रॉफिट आ गया 4,000 का, 4,000 का क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। वो एंट्री भी मैं आपको बता देता हूँ, ऐसे लिखते, कैश बैंक आया 20,000 का, पर मशीनरी तो गई खाली 16,000 की, तो 4,000 का प्रॉफिट हो गया, 4,000 का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। देखो यही वाली एंट्री होती है। तो ये मेरी चीज़ ख़त्म हो गई। अब यहाँ पे जब मैं ये चीज़ क्लोज करूँगा ना, तो मेरे को यहाँ पे पता चल जाएगा मैंने कितने की मशीनरी खरीदी है, 420, 440, 464, 4,64,000। अब 464 में से जब मैंने प्रॉफिट माइनस किया और मेरी ओपनिंग बैलेंस माइनस की, तो यहाँ पे मेरा 60,000 का जो गैप आया वो मेरी होती है परचेज ऑफ मशीनरी। वो यहाँ से मेरा पैसा जाएगा, क्योंकि ये मेरा होता है परचेज, मैंने ख़रीदा है। कभी भी एसेट का जब ये साइड वापस बैलेंस आता है आपको, तो वो आपने किया परचेज, ये साइड आता तो आप करते सेल, आपने परचेज किया, तो यहाँ पे आ जाएगा परचेज ऑफ मशीनरी अकाउंट। कितने का परचेज किया, 60,000। परचेज किया मतलब कैश आउटफ्लो हुआ, ये कैश आउटफ्लो हो गया, ठीक है। अब मेरा एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन का काम भी हो गया, इसका भी कुछ नहीं है। इस साइड कितना है, 110, 24, इट्स 134। 134 में अगर मैं चीज़ें करूँ तो 34,000 का मेरा डेप्रिसिएशन और लगा होगा, तो यहाँ आ जाएगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितने का डेप्रिसिएशन और चार्ज हुआ रहेगा, 34,000 का, जो कि अपन प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में दिखा देंगे। यहाँ नहीं दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में। मतलब जो बची हुई मशीनरी चली,
वो बची हुई मशीनरी पे 34,000 का डेप्रिसिएशन लगा होगा, ये एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन भी क्लोज हो गया। तो इतना बनाने के बाद देखो, ये परचेज, ये सेल और ये चीज़, इतना बनाने के बाद मेरे को ये 2 एंट्री मिली है यहाँ पे। क्या मिली? 2 एंट्री मिली। अब इसके आगे चलते हैं अपन, पेटेंट्स देखते हैं। पेटेंट्स के लिए क्या बोला हुआ है? पेटेंट्स बोला है कि रिटर्न ऑफ हो गए 40,000 के पेटेंट्स, तो रिटर्न ऑफ हो गए। जैसे ही रिटर्न ऑफ हो गए मतलब उतना उसका वैल्यू ही खत्म हो गया। इतने एसेट्स थे, इतने पेटेंट्स थे, वैल्यू खत्म होने के बाद ही सीधा एमोटाइजेशन। अब यहाँ पे आप डेप्रिसिएशन नहीं लिखते, यहाँ पे लिखते हैं एमोटाइजेशन। आप चाहिए तो डेप्रिसिएशन लिख सकते हो, पर अवॉइड करना एमोटाइजेशन। इनटेंजिबल एसेट्स पे आप कभी भी जो उसकी वैल्यू जो कम होती है उस पर आप लिखते हो एमोटाइजेशन। कितने की वैल्यू कम हुई थी? 40,000 की। तो ये तो देखो 40,000 की वैल्यू सीधी सीधी खत्म हो गई। एंड सम पेटेंट वेर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20,000। अब कुछ पेटेंट्स थे जो मैंने 20,000 के प्रॉफिट में बेचे। कुछ पेटेंट्स थे जो मैंने कितने के प्रॉफिट में बेचे? 20,000 के प्रॉफिट में बेचे। अब अगर 280 के पेटेंट्स है मेरे पास टोटल, ठीक है, जिसमें से 40 का तो कोई वैल्यू ही नहीं रहा, तो बचा कितना? 240, जिसमें से 160 क्लोजिंग है मेरा। 160 अगर क्लोजिंग वैल्यू है तो मेरे पास कितने के पेटेंट्स होंगे जो मैंने बेचे होंगे? वो 80,000 के पेटेंट्स होंगे जो मैंने बेचे होंगे, ठीक है। एक तो 280 में से 40 के कोई वैल्यू नहीं है, तो 240 वैल्यू बचा, जिसमें से 160 अगर मैं क्लोजिंग बैलेंस बता रहा हूँ तो मैंने 80 का बेचा होगा। अब 80 का जो पेटेंट है वो मैंने 20% प्रॉफिट, 20,000 प्रॉफिट में बेचा, मतलब 1 लाख में बेचा, 1 लाख में बेचा। कैश आया भाई, कैश आया, कैश इनफ्लो हुआ, तो इधर क्या आ जाएगा? बाय बैंक अकाउंट। पेटेंट गया और पैसा आया, कितना आया? 1 लाख रुपीज़, जिसमें से 20,000 फ़ायदा हुआ। अब एसेट में फ़ायदा होता है तो इस साइड ही दिखेगा, या तो यहाँ पे 80 दिखाओ, यहाँ पे पूरा यहाँ पे 1 दिखा के यहाँ पे 20,000 का प्रॉफिट दिखा दूँ। टू गेन ऑन सेल ऑफ पेटेंट्स, टू गेन ऑन सेल ऑफ पेटेंट्स। अब क्लोज कर देते हैं तो पता चल जाएगा कि अपन ने कितने के पेटेंट खरीदे हैं। 160, 260, 3 लाख, और यहाँ पे 3 लाख, 160, 1 लाख और कितना? 3 लाख और 3 लाख। यहाँ पे तो चलो टैली हो गया मेरा पेटेंट। तो अब मैंने बेचा था कितना? 80 का बेचा, 1 लाख रुपीज़ का इनकम हो गया। यहाँ पे क्या बता दूंगा? सीधा सीधा सेल ऑफ पेटेंट, सेल ऑफ पेटेंट्स। कितने का पेटेंट बेचा था मैंने? पेटेंट यहाँ पे मेरा जब सारी वैल्यू मेरी जब आई तो यहाँ पे मैंने पेटेंट मैंने यहाँ पे 1 लाख का बताया, क्योंकि मेरे को 20,000 का प्रॉफिट भी हुआ है। मेरे को 20,000 का क्या हुआ है? प्रॉफिट भी हुआ है। तो मेरे 20,000 के प्रॉफिट के साथ पूरा का पूरा मैं यहाँ पे क्या बता दूंगा? 1 लाख रुपीज़ इनफ्लो। अब देखो 2 चीज़ इनफ्लो हुई है, एक आउटफ्लो हुई है। 1 लाख 120 180, 1 लाख 120 में से गया 60, मतलब 60,000 का इनफ्लो है। अब यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? यहाँ पे मैं लिखूंगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, क्योंकि इनफ्लो इज़ ग्रेटर देन आउटफ्लो। इनफ्लो इज़ ग्रेटर देन आउटफ्लो। कितने का? देखो 60,000। तो ये 60,000 की वैल्यू अवेलेबल नहीं थी अपने पास, तो अपन ने ये बना दी, ठीक है। एसेट बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैरी डाउन, ब्रॉट डाउन, कैरी डाउन, और एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन ब्रॉट डाउन, कैरी डाउन। अब मशीनरी बेची, मशीनरी का डेप्रिसिएशन माइनस किया, जो एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन में से भी काटा, और मेरे को पता चल गया मैंने कितने की मशीनरी खरीदी है। तो ये है मेरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ऐसे मैं कैश फ्लो और कैश यूज दिखाता हूँ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर। तो यहाँ ख़त्म होता है अपना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। यहाँ पे भी आपको मार्क्स बहुत इजीली मिल सकते हैं, मिल जाएंगे, बस इतनी चीज़ें याद रखनी है जो आपको वीडियो में बताई हुई है। सो स्टे ट्यून, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।